कंप्यूटर साइंस क्लास 12th के क्रैश कोर्स के इस सीरीज में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। ठीक, टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़िए, जो लोग नहीं जुड़े हैं। सारा अपडेट उसी ग्रुप में देता रहूंगा, टेलीग्राम के चैनल पे ही। दूसरी बात, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका हर अपडेट मिलता रहे एग्जाम तक। एग्जाम जिस दिन रहेगा ना, उसके एक दिन पहले के रात तक जो है सो अपडेट देता रहूंगा, क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों को मोटिवेट करते रहूंगा, जो भी मटेरियल हाथ में लगेगा वो तो आप लोगों को देता रहूंगा। ठीक, चलिए तो आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। ठंडी थोड़ी ज्यादा है, देखो मैं भी पूरा दम भाई टोपी ओपी लगा करके, हुडी वगैरह पहन करके बैठा हुआ हूँ, क्योंकि ठंडी है, ठंडी से बच के रहना है। क्योंकि जान है तो जहान है, और जब जहान है और ये दुनिया सारा जहां है, तब आप हैं, आपके आधे हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपका परिवार है, आपका फैमिली है ना। तो सबसे पहले अपने आप को बचाइए। आप बचेंगे तो सब चीज पॉसिबल है, आप अच्छे रहेंगे तो सब चीज अच्छा होगा। तो आप भी जो है सो ब्लैंकेट के अंदर घुस करके बढ़िया से पढ़िए, जो लिखवा बोलता हूँ उसको लिखते जाइए, समझते जाइए। ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, तो आज के क्लास का शुरुआत करता हूँ। और आज के क्लास का शुरुआत मैं कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 से। और चैप्टर नंबर 4 का क्या नाम है? चैप्टर नंबर 4 का नाम है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास और ऑब्जेक्ट नाम है मेरा चैप्टर नंबर 4 का। कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का पहला यूनिट के अंदर चैप्टर नंबर 4 का नाम है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। इस चैप्टर से टोटल 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। कैसे रहेगा सो ध्यान से सुनिए। कैसे क्वेश्चन पूछेगा से, कैसे पूछता है क्वेश्चन से गौर से सुनिए। अगर एक नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ दिया, अगर एक नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ दिया, तो फिर 11 क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर का। ठीक है, सब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक पूछ दिया तो फिर 11 क्वेश्चन पूछेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर का। बात समझ में आई? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा पूछता है वो अभी चैप्टर के अंत में करवाने वाला हूं। और 2 नंबर का भी क्वेश्चन कैसा पूछता है वो भी अंत में करवाने वाला हूं। और 3 नंबर का क्वेश्चन अगर यहां से पूछेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन अगर यहां से पूछेगा, तो पक्का पक्की होगा कि प्रोग्राम पूछेगा। क्या पूछेगा? प्रोग्राम पूछेगा। बोलेगा कि सी प्लस प्लस में एक प्रोग्राम बनाइए, और उसमें कंडीशन डाल देगा कि क्लास का ऑब्जेक्ट करके, क्लास ऑब्जेक्ट का यूज करके प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो ये किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, किस तरीके का प्रोग्राम पूछेगा, ये सब करवाने वाला हूं। और अभी प्रोग्राम में कम करवा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे प्रोग्राम ज्यादा एग्जाम में रहता नहीं है। ठीक है, जो एक बड़ा सा प्रोग्राम पूछने की संभावना रहती है एग्जाम में, वो 3 ही चैप्टर से पूछ सकता है। हाँ तो क्लास ऑब्जेक्ट चैप्टर नंबर 4 से, हाँ तो चैप्टर नंबर 5 कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर से, हाँ तो चैप्टर नंबर 6 इनहेरिटेंस से। यही 2-3 चैप्टर है जहां से एक 3 नंबर का सवाल पूछता है। ठीक है, यानी प्रोग्राम 3 नंबर का रहेगा। एक रहेगा फाइंड द आउटपुट वाला, एक प्रोग्राम लिखा हुआ रहेगा, बोलेगा इसका आउटपुट क्या होगा। एक होगा कि प्रोग्राम लिखने के लिए देगा थोड़ा सिंपल सा, और एक प्रोग्राम थोड़ा लिखने के लिए देगा जटिल सा। और ये 3-3 नंबर का रहेगा। तो जो जटिल वाला प्रोग्राम देता है थोड़ा बड़ा वाला, वो या तो चैप्टर नंबर 4 से रहेगा, तो 5 से रहेगा, तो 6 से रहेगा, ये फिक्स है। तो भी करवाने वाला हो। और जैसे सी प्लस प्लस खत्म हो जाएगा,
हाँ, तो सिलेबस खत्म हो जाएगा क्रैश कोर्स का। तो उसके बाद एक से दो वीडियो, दो तीन वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ उसमें प्रोग्राम सिखाऊंगा, प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, आउटपुट कैसे निकाला जाता है। अगर एग्जाम में इस तरह का और फाइंड द आउटपुट वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे आउटपुट निकालेंगे। तो वो ऐसा वैसा प्रोग्रामिंग वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे सिलेबस खत्म हो जाने के बाद। क्योंकि ज्यादा जोर मैं सब्जेक्टिव पे दे रहा हूँ, क्योंकि तीन प्रोग्राम के अलावे फिर सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर के, थ्योरी ज्यादा थ्योरी पे आधारित रहता है अगर आप पढ़ लेंगे तो, है ना। यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 में भी जाएंगे तो सारा चीज बताने वाला हूँ। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, मैं बता दिया कि यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछता है एग्जाम में। अब समझने वाले हैं क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। रियल फंडा जो है मेरा वो है क्लास और ऑब्जेक्ट। ठीक, अब क्लास और ऑब्जेक्ट को सुनने से आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा। क्लास और ऑब्जेक्ट है क्या, क्या है, तो एक लाइन में याद करो भाई। जब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहे थे, एक लाइन में अगर कोई पूछता है आपको कि क्लास और ऑब्जेक्ट है क्या, तो ये बोल के निकल जाइए कि क्लास और ऑब्जेक्ट भैया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फीचर्स है, यानी उप्स का फीचर्स है ना। चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है, उप्स, ओओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये फीचर है। और सही मायने में अगर कहे तो सी प्लस प्लस हम अब पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक जितना कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो जितना कॉन्सेप्ट था वो दूसरे लैंग्वेज से चुराया गया था। और वो लैंग्वेज कौन सा था, सी लैंग्वेज। ठीक है, वो सी लैंग्वेज था। सी लैंग्वेज अभी जितना सी प्लस प्लस में अभी तक पढ़े वो सारा चीज आपको जो है सो सी लैंग्वेज से हूबहू मैच करता था। लेकिन अब जो पढ़ने वाले वो सी लैंग्वेज से मैच नहीं करेगा। क्योंकि सी प्लस प्लस अगर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्लास और ऑब्जेक्ट के मेथोडोलॉजी को वो फॉलो करेगा। क्लास में और ऑब्जेक्ट के जो सिद्धांत है उसको फॉलो करते हुए प्रोग्रामिंग करेंगे हम लोग। ठीक है, तब जाकर के ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा अब सी प्लस प्लस में। क्योंकि सी प्लस प्लस में क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एक पैराडिगम है, एक स्टाइल है प्रोग्रामिंग करने का, जिसका अपना अलग सिद्धांत है कि इस चीज का यूज करके आपको करना है। जैसे हम बताए थे कि हम लोगों को, हम इंडिया को दो भागों में क्लास अधिकतर ये इस तरीके से बांटते हैं कि वो साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, और ये है नॉर्थ इंडिया। तो किसी भी हम जी अपने स्टेट को बांटते हैं कल्चर के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर। तो साउथ इंडिया का खाना पान अलग है, पहनावा ओढ़ावा अलग है, भाषा अलग है। नॉर्थ इंडिया का हम लोगों का खान पान अलग है, भाषा अलग है, पहनावा अलग है। तो इस आधार पे हम बांटते हैं ना। तो क्या होगा, उसका एक अलग स्टाइल है, मेरा एक अलग स्टाइल है। तो प्रोग्रामिंग करने का सी प्लस प्लस में अब जो स्टाइल यूज होगा, अब जो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे प्रोग्रामिंग में क्लास और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए, ये सही प्रोग्राम अब मायने में, सही मायने में अब सी प्लस प्लस का प्रोग्राम होगा। थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन कॉन्सेप्ट क्लास और ऑब्जेक्ट का होगा। और क्लास और ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो तरीका है प्रोग्राम लिखने का, ये तरीका काफी जो है सो सिक्योर रहता है। ठीक है, इस सिद्धांत पे बनाया हुआ सॉफ्टवेयर, इस सिद्धांत पे बनाया किया हुआ प्रोग्रामिंग को जल्दी जो है सो हैक नहीं किया जा सकता है। ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए ये सिद्धांत का भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो पैराडिगम है, जो ये स्टाइल है प्रोग्राम लिखने का, ये जो कॉन्सेप्ट है। देखिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सिद्धांत को फॉलो करता है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी सीबीएसई में चल रहा है वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रोग्रामिंग लिखने का जो तरीका है, इसका जो अपना सिद्धांत है, इसका जो अपना नियम है, इसका जो अपना कानून है, ये गजबे है बा, ये गजबे बा, सबको चाहेला। बात समझ में आई, हाँ। तो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा अक्कर बक्कर नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले समझूंगा क्लास, क्लास के अंदर क्या क्या यूज होता है वो समझूंगा, और फिर ऑब्जेक्ट समझूंगा। चलिए, तो क्लास क्या है, बोलता है कि क्लास इज यूज टू बाइंड द डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इन ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड क्लास।
डाटा मेंबर, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को जो एक सिंगल यूनिट में बांधने का काम करता है वो क्लास कहलाता है। लेकिन भैया ये डाटा मेंबर और ये मेंबर फंक्शन है क्या? ओह, ये दोनों है क्या, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन? तो एक लाइन में सुन लो भैया। हम जो प्रोग्रामिंग में जो सी प्लस प्लस के प्रोग्रामिंग में जो हम वेरिएबल बनाते हैं, जो हम वेरिएबल बनाते हैं, तो वो वेरिएबल अगर क्लास के अंदर बनाने लगे तो वो वेरिएबल जो है सो डाटा मेंबर कहलाएगा। यानी एक शब्द में बोलो कि वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे? डाटा मेंबर। सी प्लस प्लस यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पे जब हम प्रोग्राम करते हैं और जब वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल को क्या बोलेंगे? डाटा मेंबर बोले। क्या बोलेंगे जी? डाटा मेंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाटा मेंबर बोलेंगे। और इसके अंदर जो फंक्शन बनाएंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर, जब हम प्रोग्राम करेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट के आधार पे, और इसमें जब हम फंक्शन बनाएंगे तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? मेंबर फंक्शन कहेंगे। आगे एक प्रोग्राम के माध्यम से समझने वाला हो। सिंपल से यही समझो बाबू कि किसी भी क्लास, कोई भी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम बनाते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट के नियम को यूज करते हुए, क्लास और ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए, तब उस प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल बनाते हैं वो डाटा मेंबर कहलाता है, और जो फंक्शन बनाते हैं वो मेंबर फंक्शन कहलाता है। और डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को जो एक सिंगल यूनिट में बांधने का काम करता है वो क्लास कहलाता है। क्लास को और सिंपल तरीके से बता देता हूं। अभी आप लोग क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, इसके पहले 8 9 10 इस समय पढ़ते हो, है ना? तो क्लास जो हम जो क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th में जो पढ़ रहे हैं, तो एक क्लास का अगर कोई बोले कि क्लास में, देखो भाई क्लास में दो ही चीज होता है, टीचर और स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट दो ही चीज से क्लास बनता है, अगर मैं रियल टाइम एग्जांपल दूं तो। और वही टीचर और वही स्टूडेंट जब आपस में एक दूसरे से बंधे होते हैं, दोनों के बीच एक रिश्ता होता है, तभी क्लास चलता है। टीचर और स्टूडेंट के सबके बीच में झगड़ा हो जाएगा तो क्लास फिर बंद हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हम रियल टाइम में जो क्लास, जिस क्लास में पढ़ते हैं, उस क्लास में विद्यार्थी और टीचर के बीच में एक रिलेशन है, एक बॉन्डिंग है। ठीक है? और जब दोनों को एक सिंगल यूनिट में हम कंबाइन कर देते हैं तब जाकर के ये क्लास कहलाता है। तो रियल टाइम एग्जांपल से आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि क्लास कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट क्लास नेम। अब प्रोग्रामिंग में जब हम क्लास बनाएंगे तो उसके पहले क्लास कीवर्ड लगाना पड़ेगा, यानी कि क्लास वर्ड जोड़ना पड़ेगा। जैसे ऐसे नहीं बोलते हैं कि भाई बाबू तुम कौन सा क्लास में पढ़ रहे हो, तो बोलते हैं क्लास 12th में। तो कौन सा क्लास में, क्लास वर्ड यूज करते हैं कि नहीं, तब तुम समझते हो करिए ये पढ़ने वाला शब्द का इस्तेमाल, ये पूछ रहा है हमसे, तब बोलते हो क्लास 12th में। लेकिन बाबू अगर बिना क्लास का यूज किए हुए अगर पूछेंगे तुम पढ़ते हो किस, तो क्लास जब यूज ही नहीं करेंगे तो उसको समझ में थोड़ी आएगा। तो हम लोग जनरल भाषा में भी, आम तौर के भाषा में भी किसी से पूछा पूछी करते हैं तो पूछते हैं कि कौन सा क्लास में पढ़ रहे हो। तो जो क्लास वर्ड हम यूज कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, इससे यह संबोधित होता है कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित पूछा जा रहा है क्लास, है ना? तो उसी तरीके से सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जब हम प्रोग्राम करते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके, तो क्लास बनाने से पहले क्लास वर्ड लिखते हैं। तो क्लास क्या हो जाएगा? वो कीवर्ड है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास क्या है? एक कीवर्ड है। कीवर्ड हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो क्लास बनाने के लिए हम क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एक लाइन में याद रखना है, ऑल डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन आर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट, और प्राइवेट बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है। अब इसमें जो हम डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन बनाते हैं वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है 2023 में कि किसी भी क्लास में डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या होता है? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, या तो नन ऑफ दिस। तो भैया क्या हो जाएगा? प्राइवेट। क्या हो जाएगा? प्राइवेट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछा है। ठीक है, यानी अभी प्रोग्राम में समझने वाले हैं आगे कि कैसे बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहेगा। तो नहीं लिखेंगे प्राइवेट तब क्या होगा।
फिर बोलता है डाटा मेंबर क्या है। बोलता है डाटा मेंबर क्या है, बोलता है कि डाटा डाटा मेंबर इज यूज टू आइडेंटिफाई द डाटा टाइप्स। अब जो डाटा मेंबर का हम इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम में, उसका काम क्या है, वो फाइंड आउट करता है, ये हमें बताता है कि किस प्रकार का डाटा है। पहले भी हम प्रोग्राम में बता चुके हैं ना जी, कि अगर एक्स का वैल्यू अगर 5 है, ठीक है, तो कैसा वैल्यू है ये इंटीजर वैल्यू है। तो इसके पहले अगर हम डाटा टाइप ये लगा देंगे इंट इंट एक्स इक्वल टू 5, तो हम पहले ही समझ जाएंगे कि इसके अंदर इसके एक्स वेरिएबल के अंदर कैसा वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू। अगर एक्स के पहले हम लगा देंगे फ्लोट, फ्लोट FLOAT फ्लोट, और तब इक्वल टू लिखेंगे 10.5। फ्लोट वैल्यू हमेशा पॉइंट में होता है, बात समझ में आई। 10.5 अगर यहाँ लिखेंगे, यहाँ पॉइंट दे देंगे, ठीक है। तो पहले डाटा टाइप जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी वेरिएबल के पहले, वो ये बताता है कि किस प्रकार का डाटा इस वेरिएबल में रखने जा रहे हैं हम, तो रखने वाला है प्रोग्राम, ठीक। तो डाटा मेंबर हमें ये आइडेंटिफाई करके बताता है कि किस तरह का वैल्यू जो है उस वेरिएबल में रखने जा रहे हैं। तो आइडेंटिफाई करता है डाटा टाइप्स को, जैसे इंट हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, लॉन्ग हो गया, डबल हो गया, ये सब इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर आता है। आगे है मेंबर फंक्शन। बोलता है कि मेंबर फंक्शन इज जस्ट लाइक ए फंक्शन, अन्य फंक्शन को ही मेंबर फंक्शन बोलते हैं भैया। द मेंबर फंक्शन इज यूज टू एक्सेप्ट द डाटा मेंबर एंड डिस्प्ले इट। इट इज जनरली डिफाइंड अंडर पब्लिक सेक्शन। बोलता है कि हम जो मेंबर फंक्शन बनाते हैं, इसका काम ही क्या है, वैल्यू को एक्सेप्ट करना और वैल्यू को डिस्प्ले करना, बस दो ही काम है। जब कीबोर्ड से वैल्यू एक्सेप्ट करना रहता है तो हम मेंबर फंक्शन बनाते हैं, और कैलकुलेशन के बाद जब उसको स्क्रीन पे आउटपुट करना रहता है, सी आउट करवाना रहता है, तो हम जो है मेंबर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और दोनों को हमेशा पब्लिक सेक्शन में लिखते हैं, ताकि हम एक्सेस उसके अंदर का वैल्यू को जल्दी से एक्सेस कर पाए, आसानी से एक्सेस कर पाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं और एक प्रोग्राम के माध्यम से समझाते हैं। ठीक, एक प्रोग्राम है आपके सामने। क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द एडिशन ऑफ टू नंबर यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम आपको बनाना है, क्लास और ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए। ठीक, तो अब करते क्या है, इसे जरा गौर से देखिए। आईओ स्ट्रीम यानी हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, हैज इंक्लूड कॉनियो डॉट एच, दोनों हेडर फाइल लगाने के बाद हम तुरंत जो है सो क्लास बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्लास बनाते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन यहां भी नहीं बनाएंगे, मेन फंक्शन सबसे नीचे रहेगा। क्लास का काम जब हो जाएगा तब मेन फंक्शन का काम आएगा, और मेन फंक्शन के अंदर सिर्फ हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, क्लास कभी नहीं लिखते हैं मेन फंक्शन के अंदर। तो क्लास अब सबसे पहले बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं, क्लास ऑल्टेक। तो यहाँ पे एक क्लास क्या है, क्लास कीवर्ड है। क्लास यहाँ पे क्या है, कीवर्ड है। इसलिए यहां लिखा हुआ था कि क्लास कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट क्लास नेम। और क्लास का नाम यहाँ क्या है, क्लास का नाम है ऑल्टेक। तो ऑल्टेक क्या हो गया, क्लास का नाम हो गया, क्लास का नाम हो गया, क्लास नेम है ऑल्टेक। ऐसे तीर खींच के आप लोग अपना कॉपी में भी लिखते रहिएगा, तब समझ में आएगा। क्लास यहाँ पे क्या है, ये जो क्लास CLASS क्लास लिखा हुआ, ये क्या है, कीवर्ड है। और ऑल्टेक क्या है, क्लास का नाम है। जैसे तुम लोग को पूछते हो कौन से क्लास में पढ़ रहे हो, बोलते हो क्लास 12th। तो 12th क्या है, क्लास का नाम है। और क्लास जो तुम बोल रहे हो वो क्या है, वो कीवर्ड है, एक तरीके का शब्द है, जिससे पता चलता है पढ़ाई वाला क्लास है ना। अब जब भी क्लास बनाते हैं तो ब्रैकेट ओपन हो जाता है, करली ब्रैकेट ओपन हो जाता है, देखो ओपन। ठीक है, और इसके अंदर जो है सो वेरिएबल बनाए हैं XYZ 3 को। और ये किसके अंदर है, तो प्राइवेट सेक्शन के अंदर है। ठीक है, क्योंकि हम क्लास में अधिकतर जब वेरिएबल बनाते हैं तो प्राइवेट ही बनाते हैं। प्राइवेट मतलब ताकि कोई जल्दी बाहर एक्सेस नहीं कर पाए। इसलिए तो एटीएम मशीन का किसी भी सॉफ्टवेयर में डाटा अगर सिक्योर करना चाहते हो, चाहे एटीएम मशीन हो, कुछ भी हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, तो उसमें हम इन तमाम कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं ताकि डाटा आपका सिक्योर हो। तो हम जो भी वेरिएबल का वैल्यू लेते हैं, यानी जो वेरिएबल बनाते हैं, वो वेरिएबल बनाते हैं हमेशा प्राइवेट के अंदर।
ठीक है, तो प्राइवेट यहाँ पे क्या एक्सेस स्पेसिफायर है जो आगे देखने वाले हैं। उसके बाद लिखते हैं पब्लिक। कुछ यहाँ किया जी, कुछ नहीं किया, देखो यहाँ वेरिएबल बनाए हैं और यहाँ वेरिएबल का वैल्यू लिए हैं, ठीक है, और जोड़ दिए हैं और यहाँ डिस्प्ले करवा दिए हैं। कुछ नहीं किया प्रोग्राम में, सिंपल सा फंडा समझो। किया क्या है, देखो यहाँ पे वेरिएबल बनाए, यहाँ पे वेरिएबल के वैल्यू लिए और जोड़े, और यहाँ पे क्या है, सी आउट करवा दिए। लेकिन नियम क्या कहता है कि ये सब को करने से पहले क्लास बनाते हैं। तो क्लास हम ऑल्टेक बना दिए, इसके अंदर वेरिएबल बना लिए, वेरिएबल को हमेशा प्राइवेट के अंदर लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बड़ा इनपुट बना दिए। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है, एक दो चार ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई जेड यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड बाबू यहाँ पे हो गया तुम्हारा डाटा मेंबर। एक्स वाई जेड यहाँ पे क्या हो गया, डाटा मेंबर। यानी कि जो हम वेरिएबल बनाए हैं वो किसके अंदर है, क्लास के अंदर है। देखो क्लास का ब्रैकेट यहाँ से खुला है और यहाँ पे बंद हुआ है। क्लास का ब्रैकेट जहां बंद होता है उसके लास्ट में सेमी कॉलन रहता है, ठीक है। तो हम जो वेरिएबल बनाए किसके अंदर है, क्लास के अंदर, ठीक है। और क्लास के अंदर जब वेरिएबल बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डाटा मेंबर, जो यहाँ पे पढ़े थे डाटा मेंबर। समझ में आई। उसके बाद क्या लिखते हैं, एक मेंबर फंक्शन बना, इनपुट यहाँ पे क्या है, मेंबर फंक्शन, यानी फंक्शन है लेकिन क्लास के अंदर है, तो क्या बोलेंगे, मेंबर फंक्शन बोलेंगे। इनपुट के बगल में देखो ब्रैकेट है, दो स्मॉल ब्रैकेट। और जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो उसके पहले वॉइड लिखते हैं, नो रिटर्न टाइप, ठीक है। तो इनपुट फंक्शन यहाँ बनाए, इनपुट फंक्शन है ना। तो इसको ये क्या है, ये मेंबर फंक्शन है। इनपुट यहाँ पे क्या है, इनपुट यहाँ पे भैया मेंबर फंक्शन है, लिख लीजिएगा पेन से, क्या है, मेंबर फंक्शन है। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। और मेंबर इनपुट मेंबर फंक्शन के अंदर काम किए हैं, जो हम वेरिएबल बनाए थे, डाटा मेंबर जो हम बनाए थे उसका वैल्यू हम दोनों ले लिए हैं और यहाँ पे जोड़ दिए हैं बस। और इनपुट जहां भी फंक्शन यहाँ मेंबर फंक्शन बनाते हैं तो वहां भी ब्रैकेट खुलता है, तो इसका ब्रैकेट यहाँ खुला, यहाँ बंद हो गया, यानी काम खत्म इनपुट फंक्शन का। फिर एक आउटपुट फंक्शन बनाया, यानी एक फिर एक मेंबर फंक्शन बनाए। आउटपुट, आउटपुट का क्या काम रहेगा, जो कैलकुलेशन हुआ है, जो हम लोग जोड़े हैं उसको सिर्फ जो है डिस्प्ले कर देना। तो इसका ब्रैकेट यहाँ खुला, इसका ब्रैकेट यहाँ बंद हुआ, और इसके अंदर सिर्फ सी आउट क्या करवाए, जेड को, सम इक्वल टू जेड इसका आउटपुट आएगा, यानी सम इक्वल टू 30 20 50 हो जाएगा। इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 30 20 50। तो इसका ब्रैकेट यहाँ बंद हो गया। ये क्लास का जो यहाँ ब्रैकेट खुला था वो यहाँ बंद हो गया। अब चालू होगा वॉइड मेन। तो मेन के बाद फिर एक जो है ब्रैकेट खुलेगा, क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगाए। अब इसके अंदर क्या काम करते हैं, इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास का बनता है, डिफिनेशन में अभी ऑब्जेक्ट में आगे पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास का बनता है। और ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले क्लास का नाम लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो क्लास का नाम क्या था, ऑल्टेक, तो ऑल्टेक लिख लिए। और ऑल्टेक का ऑब्जेक्ट क्या बनाए, ए। तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे भैया ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये है कि हम वॉइड मेन फंक्शन के अंदर जो है, तो सबसे पहले क्लास को लिखते हैं, उसके बाद कोई एक वर्ड ले लेंगे, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, और सेमी कॉलन लगा देंगे। तब कंपाइलर समझ जाता है कि ये जो शब्द हम यहाँ पे वर्ड यूज किए हैं क्लास के बाद वो ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट का एक ही काम है, ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं सो भी बता देते हैं। ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए। तो यहाँ पे देखो कैसे कॉल किया जाता है, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फंक्शन का नाम से हम कॉल करते हैं मेंबर फंक्शन को। तो इस प्रोग्राम में कितना मेंबर फंक्शन था, दो मेंबर फंक्शन, इनपुट और आउटपुट। तो वही दोनों मेंबर फंक्शन को हम जो है से क्या किए हैं, कॉल किए हैं। देखो इनपुट और आउटपुट लिख दिए, और इसके पहले ए डॉट, ए डॉट, ए क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम जब हम लिखते हैं तो फंक्शन कॉल हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन को कॉल करना जरूरी क्यों पड़ता है, क्योंकि हम मेन फंक्शन के अंदर ये बताना चाहते हैं कि हम काम क्या कर रहे हैं। बात समझ में आई ना, बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो ये था 2 नंबर का जोड़ने का प्रोग्राम, क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके। अगर क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके प्रोग्राम 2 नंबर का जोड़ने का प्रोग्राम नहीं लिखने के लिए बोलता है, सिंपल खाली बोलता है कि राइट ए प्रोग्राम टू एडिशन ऑफ 2 नंबर यूजिंग क्लास ऑब्जेक्ट, नहीं बोलता राइट ए प्रोग्राम टू एडिशन ऑफ 2 नंबर, सिर्फ इतना ही पूछता, तो 4 लाइन में आंसर खत्म हो जाता। लेकिन क्लास और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया तो प्रोग्राम इतना लंबा हो, तो लंबा होने का मतलब हुआ कि प्रोग्राम सिक्योर हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, फिर से समझाते हैं। जितना चीजें हैं ना इधर पेन से, वो सब आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। सबसे पहले क्या लिखना है, फिर से एक बार जो है सो आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले ये लिखना है कि यहाँ पे ऑल्टेक क्या है,
तो क्लास का नाम है। एक्स वाई जेड क्या है? डाटा मेंबर है। इनपुट क्या है? मेंबर फंक्शन है। आउटपुट क्या है? मेंबर फंक्शन है। यहां बगल में लिख लेना मेंबर फंक्शन। ठीक है। और क्लास जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्लास जब भी बनाते हैं, ब्रैकेट ओपन होता है। और मेंबर, डाटा मेंबर के पहले हमेशा प्राइवेट लगाते हैं, ताकि मेरा डाटा सिक्योर रहे। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या होता है अभी हम बताने वाले हैं आगे। उसके बाद जब भी फंक्शन बनाते हैं मेंबर फंक्शन, तो उसके पहले वॉइड लिखते हैं और उसके पहले पब्लिक करते हैं। पब्लिक इसलिए देते हैं क्योंकि इस मेंबर फंक्शन को हम क्लास के बाहर देखें, क्लास का एरिया यही खत्म हो रहा है, यही खत्म हो जा रहा है। क्लास का एरिया यही खत्म हो जा रहा है, ये यही खत्म हो जा रहा है ना, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ बंद हुआ, सेमी कोलन लग गया, तो क्लास का एरिया खत्म हो गया। तो क्लास के बाहर हम इस्तेमाल करना पड़ता है हमको, मेन के अंदर। इसीलिए हम जो है सो पब्लिक के अंदर लिखते हैं क्या? मेंबर फंक्शन को। तो इनपुट यहाँ पे क्या है? मेंबर फंक्शन। आउटपुट यहाँ पे क्या है? मेंबर फंक्शन। और इनपुट के अंदर हम जो वेरिएबल बनाते हैं उसका वैल्यू सिर्फ इनिशियलाइज करते हैं, यानी लेते हैं। और आउटपुट के अंदर उसी को सिर्फ डिस्प्ले करवा देते हैं सीओट के माध्यम से। बस कुछ नहीं। प्रोग्राम यहीं पे समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है। अगर नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है, थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आगे आपको सब समझ में आने वाला है। ठीक है। अरे छूटेगा तो 3 नंबर का वो क्वेश्चन है ना, छूटेगा, एक प्रोग्राम आप नहीं बना पाओगे और क्या। 70 नंबर में 3 नंबर सिक्स हटा दो, 67 नंबर हो गया, है ना। तो उतना भी टेंशन नहीं लेना, ये क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स में प्रोग्राम पे अगर आप नहीं भी ध्यान देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई ना। अब थ्योरी पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, अब अच्छा नंबर ले आइएगा। ये क्रैश कोर्स है तो ज्यादा डीपली बता भी नहीं सकते हैं, ज्यादा प्रोग्राम यहाँ पे रिवाइज भी नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि समय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आपको दो को होमवर्क देता हूं। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। दूसरा है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ये दो क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा घर पे। कुछ नहीं करना है, सेम प्रोग्राम ऐसा ही बनेगा, लेकिन जहां जोड़े हैं वहां पे जो है सो घटा माइनस वाला साइन हो जाएगा, और दूसरे में गुना का साइन हो जाएगा। बस कुछ नहीं। और जहां सम है वहां थोड़ा सा नाम चेंज कर देंगे, मल्ट कर देंगे। क्लास का नाम तुम लोग चेंज कर सकता है, कुछ भी नाम रख लो, सन्नी, मलिका, कैटरीना, सलमान, अक्षय। हाँ तो अपना नाम रख लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ जो क्लास लिखोगे वही क्लास जो है सो यहाँ भी तुमको लिखना पड़ेगा। बस समझ में आया? हाँ। इनपुट की जगह भी कुछ भी, एक्स वाई की जगह तुम एबीसीडी ले लो, इनपुट की जगह दूसरा नाम ले लो, आउटपुट की जगह दूसरा नाम ले लो। क्या दिक्कत है? मेंबर फंक्शन है, डाटा मेंबर, हर क्लास का नाम लिखना ये आपके हाथ में है, कुछ भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ऑब्जेक्ट को समझते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? बोलता है ऑब्जेक्ट इट इज एन आइडेंटिफिएबल एंटिटी विच हैव कलर, साइज एंड प्राइस। बोलता है कि ऑब्जेक्ट ऐसा चीज होता है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसे हम पहचान पाए। ठीक है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अपनी भाषा में जिस चीज का कलर हो, जिस चीज का साइज हो, जिस चीज का प्राइस हो, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। दूसरा डिफिनेशन है द शॉर्ट नेम ऑफ क्लास इज नॉन एज ऑब्जेक्ट। क्लास का जब शॉर्ट नाम लिखते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। देखिए इस प्रोग्राम में क्या किया है, यहाँ पे जो ए नाम का ऑब्जेक्ट बनाए हैं वो किसका बना है? ऑलटेक क्लास का। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ए जो लिखे हैं वो शॉर्ट नेम है ऑलटेक क्लास का। और ये ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हम कब करते हैं, कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं? तो मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए करते हैं हमेशा। बात समझ में आई? हाँ। तो हम कह सकते हैं कि क्लास जो ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास का शॉर्ट नेम है। दूसरा डिफिनेशन। तीसरा डिफिनेशन में देता हूं, वेरिएबल ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। वेरिएबल ऑफ ए क्लास, क्लास के वेरिएबल को जो है हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज मेड ऑफ क्लास। और ऑब्जेक्ट जो है सो हमेशा क्लास का ही बनता है। ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास का बनता है। जैसे इस प्रोग्राम में हम यहाँ पे ए नाम का ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो किसका बनाए हैं? ऑलटेक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट वहीं रहेगा जहां क्लास, पहले क्लास बनाते हैं तब ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास नहीं है, ऑब्जेक्ट कहीं नहीं बनेगा। अगर कोई वस्तु है तब उसका कलर है, तब उसका शेप है, तब उसका साइज है, तब उसका प्राइस है। अगर वस्तु नहीं है तो ना उसका हम कलर की कल्पना कर सकते हैं, ना उसका साइज की कल्पना कर सकते हैं, और ना उसके प्राइस की, और ना उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं। इसीलिए ऑब्जेक्ट को एक इंटिटी कहा गया है,
पहचानने वाला चीज कहा गया है, जिसको हम पहचान सकते हैं, जिसका शेप साइज और कलर हो, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक। हिंदी में भी कुछ आपको समझाने के लिए लिख दिया हूं कि उदाहरण के लिए वास्तविक जीवन में कार एक वस्तु है। कार एक वस्तु है, कार के वजन और रंग जैसी विशेषताएं हैं। अगर कोई वो कार है तो उसका अपने रंग है, कलर है, वजन है, तो क्या उसकी एक विशेषता है। ड्राइव और ब्रेक जैसी विधियां हैं, और उसके कौन कौन सी विधि है, ड्राइविंग करना, यानी वो चलता है, उसमें हम ब्रेक मार सकते हैं। तो विशेषताएं और विधियां मूल रूप से वेरिएबल और फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि उसका जो विशेषता है और उसका जो विधि है, वो क्लास यानी C++ के प्रोग्राम से तुलना करेंगे तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, वो उसका वेरिएबल है और उसका फंक्शन है, यानी डाटा मेंबर है और मेंबर फंक्शन है। ठीक है। जो वर्ग से संबंधित है, ठीक है, यानी जो क्लास से संबंधित है, इसे अक्सर वर्ग सदस्य कहा जाता है, यानी कि क्लास का मेंबर कहा जाता है। यानी इस क्लास में हम जो भी वेरिएबल बनाए एक्स वाई जेड और जो भी फंक्शन बनाए इनपुट और आउटपुट, वो किसका मेंबर है, वो ये क्लास का मेंबर है, ऑलटेक क्लास का मेंबर है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम बनाए हैं। तो कोई भी वेरिएबल और कोई भी फंक्शन जब हम क्लास के अंदर बनाते हैं तो उस क्लास का वो मेंबर कहलाता है, उस वर्ग का वो सदस्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऑब्जेक्ट एक ऐसी एंटिटी है जिसका स्टेट और बिहेवियर होता है। यहाँ स्टेट का मतलब है डाटा और बिहेवियर का मतलब है फंक्शनलिटी। ठीक है। ऑब्जेक्ट का रन ऑब्जेक्ट एक रन टाइम एंटिटी है, इसे रन टाइम में क्रिएट किया जाता है। कहने मतलब ये हुआ कि हम जब यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो फंक्शन के इसका कॉल करते हैं, तो ये सब एग्जीक्यूट कब होता है, जब प्रोग्राम रन करता है। बात समझ में आई। तो ये था ऑब्जेक्ट। अब है एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर को हम विजिबिलिटी मोड भी कहते हैं। यहां से भी 2 नंबर का क्वेश्चन, अगर दो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा और 2 नंबर का सब्जेक्टिव, तो फिर यहां से क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हाट इज एक्सेस स्पेसिफायर और व्हाट इज विजिबिलिटी मोड। यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में पहले। बात समझ में आई। तो क्या है एक्सेस स्पेसिफायर। इसको एक नाम से ही पता चल रहा है, एक्सेस करना कोई भी चीज का, किसी से अनुमति लेकर के, किसी से गाड़ी लेकर के, अगर हमको किसी गाड़ी चलाना है, सबसे पहले उसको हमको एक्सेस करना होगा, उससे अनुमति लेना पड़ेगा। तो access specifier is used to identify the data member and member function that work inside or outside the class। बोलता है कि एक्सेस स्पेसिफायर को हम यूज करते हैं इस किस लिए कि वो डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन जो क्लास के अंदर है, उसको कब बाहर यूज करना है, कब अंदर यूज करना है। कोई भी हमारा जैसे घर का सामान, जैसे ऐसे समझिए का क्लास का मेंबर कौन है, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। तो किसी भी क्लास में जो हम डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन बनाते हैं, यानी वेरिएबल और फंक्शन बनाते हैं, तो उसको उस क्लास के घर से बाहर अगर यूज करना हो, तब हम कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करेंगे। सिंपल से एग्जांपल आपको समझाता हूं। अगर आपका घर में कुछ सामान है, तो घर का सामान आपको कब इस्तेमाल करना है और आपका घर का सामान बाहर वाले कब इस्तेमाल करेंगे, इसमें कुछ कंडीशन है। घर का सामान आप कभी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बाहर का आदमी आपके घर का कोई सामान यूज करेगा तो सबसे पहले आपसे परमिशन लेगा। अब आपके घर में जो सामान है उसमें भी एक्सेस एक्सेस स्पेसिफायर के तौर पे कुछ कंडीशन लगा हुआ है। ठीक है। आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक्सेस स्पेसिफायर यानी विजिबिलिटी मोड कितना होता है। तो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सेस स्पेसिफायर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। कितना प्रकार के, 3 प्रकार के, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर इज यूज टू डिफाइन द डाटा मेंबर and member function member data member function on inside the class and outside the class। ठीक है। अगर किसी भी डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर है तो क्लास के बाहर कहीं भी यूज करना हो, तो हम जो है उसको पब्लिक रखेंगे। देखो इस प्रोग्राम में हम यहाँ पे पब्लिक रखे थे ना, क्या रखे, यहाँ पब्लिक रखे हैं ना। पब्लिक के अंदर हम डाटा मेंबर और मेंबर मतलब सॉरी डाटा यानी मेंबर फंक्शन को हम रखे हैं। क्यों, क्योंकि हम क्लास के बाहर जो मेन फंक्शन है उसके अंदर यूज करना चाह रहे थे। बात समझ में आई ना। ठीक है। इसीलिए हम पब्लिक रखे थे। ठीक। तो अगर क्लास के अंदर जो हम डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन बनाए हैं, उसको क्लास के अंदर यानी आपका घर का सामान आपका घर के अंदर भी यूज हो, बाहरों भी कोई यूज कर ले, इसके लिए आपको सामान को पब्लिक बना के रखना पड़ता है। अभी एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर इज स्पेसिफाई
which is used to access the data member and member function within the class or inside the class। बोलता है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर ये बताता है, ये इंडिकेट करता है, ये तय करता है कि उसका जो डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर, तो क्लास इनसाइड द क्लास यूज होगा, विद इन क्लास इनसाइड क्लास का एक ही मतलब हुआ कि क्लास के अंदर ही सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्लास से बाहर नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पब्लिक के जगह पे अगर हम अभी प्राइवेट लगा देते तो ये प्रोग्राम में एरर आ जाता, प्रोग्राम रन नहीं करता। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे जैसे प्राइवेट लगा देंगे इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो हम फंक्शन बनाए हैं इसको हम बाहर में यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते हैं। एक कीवर्ड पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या है? एक कीवर्ड है। इससे कंपाइलर समझ जाता है कि कौन चीज को बाहर यूज करना है, कौन चीज को अंदर यूज करना है। हाँ, समझ में आए? ठीक, तो क्लास के अंदर यूज करने के लिए हम प्राइवेट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे हम प्राइवेट इस्तेमाल किए हैं ना, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड को हम कहीं बाहर यूज किया है क्या? क्लास के बाहर आने, यहाँ पे इस ब्रैकेट क्लास का यहाँ घर क्लोज हो गया, इसके बाद कहीं बाहर यूज किया एक्स वाई जेड? नहीं यूज किया है। करेंगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ जो है सो हम क्लास के अंदर ही यूज किए हैं यहीं पर, इसलिए इसको प्राइवेट रखे हैं। और कोई भी वेरिएबल को प्राइवेट इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो डाटा सिक्योर हो, इससे बनने वाला सॉफ्टवेयर सिक्योर हो। ठीक है, तीसरा है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इज प्रोटेक्टेड। इट इज सिमिलर टू प्राइवेट बट प्रोटेक्टेड मेंबर आर इनहेरिटेबल। बोलता है कि प्रोटेक्टेड भी प्राइवेट के ही जैसा होता है, लेकिन इस डाटा को हम इनहेरिट कर सकते हैं और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकता है। तो इसके बारे में हम इनहेरिटेंस चैप्टर के अंदर आगे बहुत बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। अब ये तीनों का एग्जाम्पल समझ लीजिए। आपके घर में मान के चलो बहुत सारा सामान रखा हुआ रहा, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड को एक आसान एग्जाम्पल के साथ जो है सो समझने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। आपके घर में बहुत सारा सामान रहता है, कुछ पब्लिक रहता है, कुछ प्राइवेट रहता है, कुछ प्रोटेक्टेड रहता है। कैसे? बताता हूं। आपका घर में जैसे आपका साइकिल हो गया, आपका मोटरसाइकिल हो गया, आपका खेत खलिहान कोड़ने वाला कोड़ी फुहार हो गया, ये सब जो सामान है वो पब्लिक हुआ करता है घर में। हम भी इस्तेमाल करते हैं और हमारे घर के बाहर वाले को भी मांग लिए तो उसको भी दे दिए, वो भी इस्तेमाल कर लेता है। तो वो पब्लिक सामान हुआ घर। कुछ होता है प्राइवेट सामान। प्राइवेट सामान जैसे हो गया आपका घर का हल्दी मसाला थाली लोटा, वो सिर्फ फैमिली तक ही सीमित रहता है, उसको बाहर दे सकते हैं लेकिन वो अनुमान वो ठीक बात नहीं है ना? आपका घर का कपड़ा जैसे हो सकता है, एक कपड़ा आप भी पहन रहे हैं तो आपका बहन भी पहन रहे हैं, आप भी पहन रहे हैं तो आपका भाई भी पहन रहा है, यानी घर के अंदर का ही मेंबर पहन सकता है सिर्फ। वैसे सामान को हम प्राइवेट सामान बोलते हैं। बात समझ में आई? और दूसरा होता है प्रोटेक्टेड, यानी इसको हमको प्राइवेट भी उसको कह सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी कह सकते हैं। काफी उसको हमको प्राइवेट कर यानी कि प्रोटेक्टेड के साथ रखना पड़ता है। जैसे आपका चड्डी, आपका बनियान, आप अपना घर वाला भी नहीं देते, है ना? तो वो और प्रोटेक्टेड हो गया, और प्रोटेक्टेड सामान हो गया वो, उसको और किसी को नहीं देना है, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही यूज करेंगे। तो तीन एग्जांपल दे दिया। अब समझ जाइए तीनों में से। आगे बढ़ते हैं। अब है डिफाइन फंक्शन इन ए क्लास। क्लास के अंदर फंक्शन को डिफाइन करने का दो ही तरीका है। फंक्शन कैन डिफाइन इन क्लास टू वे, इनसाइड फंक्शन आउटसाइड, इनसाइड क्लास आउटसाइड क्लास। और जो फंक्शन को हम क्लास के अंदर यूज करते हैं वो इनसाइड फंक्शन कहलाता है, और जिस फंक्शन का इस्तेमाल हम क्लास के बाहर करते हैं उसको आउटसाइड फंक्शन कहते हैं। फिलहाल आपको इतना ही जानिए, इसको आपको तभी समझ में आएगा जब इसके ऊपर प्रोग्राम आप लिखेंगे, जब इसके ऊपर प्रोग्राम करवाएंगे तभी समझ में आएगा। और इस प्रोग्राम को समझिए, प्रोग्राम थोड़ा और लंबा हो जाएगा। इस प्रोग्राम को समझने के लिए आपको इसके पहले का प्रोग्राम दो तीन बार देखना होगा, समझना होगा। ठीक है, तो कहने मतलब हुआ जो हम फंक्शन बनाएंगे, जो हम फंक्शन बनाते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके जब हम प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें जब फंक्शन बनाते हैं, तो फंक्शन बनाने का हमारे पास दो तरीका है, क्लास के अंदर भी बना सकते हैं, क्लास के बाहर भी बना सकते हैं। तो फिलहाल अगर एक नंबर का क्वेश्चन पूछे तो उसी के आंसर के लिए मैं इतना लिखवा दिया हूं, और बाकी इस टॉपिक को और डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम आपको प्रोग्रामिंग सिखाएंगे। ठीक है, तीसरा है इनलाइन। इनलाइन फंक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछता है।
बोलता है कि ये फंक्शन हुज बॉडी इज डिफाइंड इनसाइड द क्लास इज नॉन एज इनलाइन फंक्शन। बोलता है इनलाइन फंक्शन हम किसको बोलते हैं, जिसका बॉडी क्लास के अंदर डिफाइन किया हुआ रहता हो उसको इनलाइन फंक्शन बोलते हैं। इनलाइन फंक्शन डिक्लेयर आउटसाइड द क्लास बाय द हेल्प ऑफ यूजिंग इनलाइन कीवर्ड। और अगर इनलाइन फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं आउटसाइड क्लास के बाहर, मानी क्लास के बाहर हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन उसमें इनलाइन कीवर्ड लगाना होगा। ठीक है, फुल स्टॉप। इनलाइन कीवर्ड, इनलाइन फंक्शन इज ए फंक्शन विच इज यूज टू रिड्यूस द फंक्शन कॉल। ठीक है, इनलाइन फंक्शन का एक खासियत ये भी है कि ये फंक्शन कॉल को रिड्यूस करता है, यानी कम करता है। फंक्शन कैन डिक्लेयर इनलाइन फंक्शन कैन डिक्लेयर इनलाइन फंक्शन बाय द हेल्प ऑफ इनलाइन कीवर्ड। वही चीज आगे रिपीट हो गया। इनलाइन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं इनलाइन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं इनलाइन फंक्शन बनाने के लिए। अब इसका कुछ एडवांटेज है इनलाइन फंक्शन का। इनलाइन फंक्शन एग्जीक्यूट प्रोग्राम फास्टर। इनलाइन फंक्शन के इस्तेमाल करने से प्रोग्राम ज्यादा फास्ट एग्जीक्यूट करता है। ओनली अ स्मॉल प्रोग्राम आर क्रिएटेड यूजिंग इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन का इस्तेमाल कर सिर्फ हम स्मॉल स्मॉल ही प्रोग्राम बनाते हैं, बड़ा प्रोग्राम नहीं बनाते हैं। इनलाइन फंक्शन कांट कंटेन इफ हिल स्विच ब्रेक एंड लूप स्टेटमेंट। अब इनलाइन फंक्शन के अंदर हम इफ हिल स्विच ब्रेक ये सब हम नहीं इस्तेमाल करते हैं। इफ हिल स्विच ब्रेक लूप ये सब आपको पढ़े हुए कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। हम फिलहाल उस टॉपिक को स्किप कर दिए थे क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, एक दो रहता है तो असाइनमेंट में दे देंगे। ठीक है, ये टॉपिक और ये फील्ड ये सब जो है इनलाइन फंक्शन में यूज नहीं होता। तो ये इसका एडवांटेज था ये। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज इनलाइन फंक्शन, राइट इट्स एडवांटेज, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम। अगर कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा एग्जाम में क्लास ऑब्जेक्ट इस चैप्टर से, तो एक यही क्वेश्चन पूछ के चुप लगा देगा 3 नंबर में। उसके बाद है क्लास फंक्शन आर क्लासिफाइड इनटू फॉर्म। क्लास फंक्शन आर क्लासिफाइड इन फ्लोइंग फॉर्म। ठीक है, अब बोलता है कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लास फंक्शन। ठीक है, एक्सेसर फंक्शन, मोटेटर फंक्शन और मैनेजर फंक्शन। एक्सेसर फंक्शन क्या होता है? एक्सेसर फंक्शन आर दोज फंक्शन दैट अलाउ टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। दिस फंक्शन कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, एक्सेसर फंक्शन उसको बोलते हैं जो वैल्यू को सिर्फ डिस्प्ले करवाने का काम करता है। यानी कि इस प्रोग्राम में हम देखें तो यहाँ पे सीआउट क्या हो गया? एक्सेसर फंक्शन हो गया। इसका काम क्या है? इसका काम सिर्फ है वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहा है, जो जेड का वैल्यू उसका डिस्प्ले करवा रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? एक्सेसर फंक्शन। क्या हो गया? एक्सेसर फंक्शन। उसके बाद है म्यूटेटर फंक्शन। बोलता है म्यूटेटर फंक्शन आर दोज फंक्शन दैट अलाउ इनपुट द वैल्यू इन ए वेरिएबल। म्यूटेटर फंक्शन ये बताता है कि किस वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू ले रहे हैं। दिस फंक्शन अलाउ टू चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। और इस फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर जो है सो इनपुट जो है सो हो जाएगा तुम्हारा क्या? म्यूटेटर फंक्शन। क्योंकि इस फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल के वैल्यू ले रहे हैं और इस वेरिएबल के वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो कोई पूछेगा कि यहाँ पे इनपुट क्या है, तो सबसे पहले तो आंसर होना चाहिए कि मेमर फंक्शन है। मेमर फंक्शन। फिर बोलेगा कैसा फंक्शन है, तो एक्सेस म्यूटेटर फंक्शन है। और आउटपुट यहाँ पे एक्सेसर फंक्शन है। उसके बाद है मैनेजर फंक्शन। मैनेजर फंक्शन आर दोज फंक्शन दैट allow initialize and destroy the object but this function work constructor and destructor। बोलते हैं मैनेजर फंक्शन वैसा फंक्शन होता है जो अलाउ करता है इनिशियलाइज करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट को। जब सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके प्रोग्राम लिखते हैं, तो प्रोग्राम जब बनता है तो वो डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, तुरंत खत्म भी हो जाता है। और इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम अगले आने वाले चैप्टर में करने वाले हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट में। बात समझ में आए? तो इतना फिलहाल आपको समझना था। उसके बाद है स्टैटिक डाटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन। किसको बोलते हैं? यहां से भी हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ना। डाटा मेंबर के पहले क्या लग गया? स्टैटिक्स। और मेंबर फंक्शन के पहले क्या लग गया? स्टैटिक। तो क्या होता है स्टैटिक का मतलब? स्टैटिक डाटा मेंबर इज जस्ट लाइक ए ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल मेंबर ऑफ ए क्लास। किसी भी क्लास का ग्लोबल मेंबर का मतलब यह हुआ कि ऐसा मेंबर, ऐसा डाटा मेंबर, ऐसा मेंबर फंक्शन जो क्लास के बाहर यूज करते हैं, ठीक है, वो ग्लोबल कहलाता है। स्टैटिक डाटा मेंबर डिक्लेयर इनसाइड द क्लास एंड डिफाइन आउटसाइड द क्लास। बोलता है कि स्टैटिक डाटा मेंबर चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे वेरिएबल हो, चाहे फंक्शन हो, तो उसको हम बनाते हैं क्लास के अंदर लेकिन इस्तेमाल करते हैं क्लास से बाहर।
ठीक है, तो उसे हम स्टैटिक मेंबर बोलते हैं। स्टैटिक मेंबर एक्सेस बाय द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। और स्टैटिक डाटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। स्टैटिक डाटा मेंबर डिफाइन वैल्यू बाय द हेल्प ऑफ क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, स्टैटिक मेंबर। यानी कि इस फॉर्मेट से उसको हम कॉल करते हैं, यानी क्लास का नाम देते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं, यानी कि डबल कॉलन यानी कॉलन कॉलन, तब स्टैटिक मेंबर का नाम लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद है स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो जिस तरीके से स्टैटिक डाटा मेंबर है उसी तरीके से स्टैटिक मेंबर फंक्शन है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन एक्सेस ओनली स्टैटिक डाटा मेंबर ऑफ एनी क्लास। ठीक है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है, सो हम सिर्फ इसको एक्सेस कर सकते हैं स्टैटिक डाटा मेंबर का एक किसी भी क्लास में। स्टैटिक मेंबर फंक्शन एंड स्टैटिक डाटा मेंबर ऑलवेज डिफाइंड बाय पुटिंग कीवर्ड स्टैटिक। बोलता है कि स्टैटिक डाटा मेंबर तो मेंबर फंक्शन जो भी हम बनाते हैं वो स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करके लिखते हैं। बिफोर द फंक्शन नेम से जस्ट पहले, एंड द डाटा मेंबर। स्टैटिक मेंबर फंक्शन कॉल बाय द हेल्प ऑफ क्लास नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और मेंबर फंक्शन। यानी सेम चीज हो गया, स्टैटिक डाटा मेंबर बोलो तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन, दोनों का कहानी सेम है कि क्लास के अंदर बनाते हैं और यूज करते हैं क्लास के बाहर। और जब क्लास के बाहर यूज करेंगे तो हमें जिस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं उसमें क्लास का नाम और उस मेंबर फंक्शन का नाम, तो डाटा मेंबर का नाम लिखेंगे और साथ में रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा देंगे, बस। ए भैया इतना माथा मारे में, इसको सिंपल तरीके से समझो। स्टैटिक डाटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन उसी को कहते हैं जिसको बनाते हैं क्लास के अंदर लेकिन यूज करते हैं क्लास के बाहर। और क्लास के अंदर बना करके क्लास के बाहर जब यूज करते हैं तो क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और डाटा मेंबर तो मेंबर फंक्शन का नाम लिख देते हैं, बस। आप यूज कर सकते हैं, इसका यही तरीका है। ठीक है। तो यहां से कभी क्वेश्चन हो सकता है पूछे, इसलिए इसको करवा दिए, नहीं तो इसको हमको करवाने का मन नहीं था। अब आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछ चुका है। द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इन ये क्लास। किसी भी क्लास का डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है? ये भैया बता चुके हैं, प्राइवेट प्राइवेट मेंबर ऑफ ए क्लास और एक्सेस बाय किसी भी प्राइवेट मेंबर जो हमारे क्लास में होता है उसको हम जो है सो एक्सेस करते हैं। तो ऐसा करो, ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों को मैं कुछ दे देता हूँ होमवर्क के लिए, इसके इसके लिए आप थोड़ा सा मेहनत करो, इसके लिए आप थोड़ा सा ढूंढो, सब चीज हम ही बता देंगे तो आप क्या करेंगे। तो ये सब मतलब हमारे कहने मतलब हमारा सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कहने का मतलब होता है कि ये सब क्वेश्चन को आप एक बार अपने मन से इतना पढ़ाने के बाद इसको देखिए, और कब कब पूछा गया वो भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है। तो इसके विषय में आप लोग भी थोड़ा सा अध्ययन कीजिए। और किस बैच में भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा था इस टॉपिक से, ठीक है, वो क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन पे आप भी मंथन कीजिए, बार बाकी सारा क्वेश्चन का आंसर तो असाइनमेंट में रहेगा ही रहेगा। जितना क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सबका आंसर रहेगा असाइनमेंट में, और सब अपना भाषा में रहेगा। तो हम सब अभी बता देंगे, फिर उस समय भी बताएंगे, तुम लोग को बना बनाया पूरा मिलते रहेगा तो तुम लोग एकदम सुतल रहेगा जी। इसलिए इस सब का तुम लोग भी थोड़ा सा मेहनत करो, जितना फंक्शन इतना हम क्वेश्चन करवाने का मतलब ये हुआ। इस क्वेश्चन के लिखवाने का मतलब मेरा यही होता है दिखाने का, कि इससे तुम लोगों को ये पता चल जाएगा कि जितना टॉपिक अभी हम पढ़े हैं उससे रिलेटेड कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है, और कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, और कैसा कैसा क्वेश्चन पूछने की संभावना रहता है। इसलिए क्वेश्चन लास्ट में हम लिख देते हैं। बस समझ में आई? तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है, क्लास और ऑब्जेक्ट। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसके ऊपर भी आप जो है थोड़ा सा मंथन कीजिए, इसको समझिए, इसको आंसर लिखने का प्रयास कीजिए, और बाकी सब आंसर तो लिखा हुआ दूंगा ही मैं। ठीक है। तो क्लास और ऑब्जेक्ट का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप समझे होंगे। एक बार, दो बार, तीन बार इस वीडियो को देखिएगा तो और ज्यादा से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी पूछता है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं शुरुआत में ही। ठीक है। चलो, आज के क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो, पढ़ते रहो। समय बहुत कम है, आज 12 तारीख है, आज युवा दिवस है। आप सभी युवा हैं, आज के दिन प्रण लीजिए कि हमें जीवन में कुछ करना है। और यही 12 तारीख को यानी 12 फरवरी को आपका कंप्यूटर साइंस क्लास 12th का एग्जाम रहेगा, सेकेंड सीटिंग में। यानी इस टाइम 12 तारीख को जब आप एग्जाम दे करके आए हुए रहेंगे तब शायद हमको याद कीजिएगा आप लोग।
ठीक है। तो युवा दिवस के भी आपको बहुत बहुत बधाई। आप हमेशा जो है सो एनर्जेटिक रहें, अच्छा सोचें, स्वामी विवेकानंद के जैसा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।